हेलो गाइस। मैं हूं आपकी एजुकेटर माया खिच्ची। कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आज हम लेके आए हैं न्यूक्लियस का पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर मैट्रिक्स के बारे में। न्यूक्लियर मैट्रिक्स के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जाना। इससे पहले हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस की सारी हिस्ट्री वगैरह के बारे में और बेसिक इन्फॉर्मेशन जो थी वो डिस्कस कर चुके हैं। और हम इससे इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो हमने कल की क्लास में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आज हम न्यूक्लियोप्लाज्मा, उसके बाद क्रोमेटिन और न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करके न्यूक्लियस का जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कि ये जो न्यूक्लियस है, ये जो टॉपिक है वो कहाँ पड़ता है। तो ये अपने कोर्स बीएससी फर्स्ट ईयर सेल बायोलॉजी के अंदर देखने को मिलता है। न्यूक्लियस के अंदर जो ये मैट्रिक्स पाया जाता है, इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इस मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो कहाँ पाया जाता है? जैसे कि ये हमारे पास क्या न्यूक्लियस है और यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इन दोनों के बीच में जो ये मैट्रिक्स भरा हुआ है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये कैसा दिखने में कैसा होता है? तो ये ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। छोटे छोटे ग्रेन्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कैसा होता है, ग्रेन्युलर होता है। और इसकी अगर हमें नेचर की बात करूँ तो इसका जो पीएच होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो नेचर से कैसे होते हैं, एसिडिक होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो न्यूक्लियस से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके बीच का जो ये स्पेस है वो स्पेस होता है। और उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, ये कैसा है, ट्रांसपेरेंट मैट्रिक्स होता है जो कि ग्रेन्युलर होता है। और उसकी पीएच जो होती है वो कैसे होती है, एसिडिक होती है। इस मैट्रिक्स को हम न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, कैरियो लिम्फ के नाम से भी जानते हैं। कैरियो लिम्फ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, कैरियन बोलते हैं। तो कैरियो लिम्फ के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती है। एक तो पाई जाती है न्यूक्लियस और एक पाया जाता है ये क्रोमेटिन का जाल। दो चीजें देखने को मिलती हैं। अगर मैं बात करूं इस न्यूक्लियोप्लाज्म के रासायनिक संगठन की, तो इसके रासायनिक संगठन के अंदर मुझे कुछ प्रोटीन्स देखने को मिलेगी, जो मुख्यतः दो प्रकार की हो सकती है। या तो ये प्रोटीन कैसी हो सकती है, एसिडिक हो सकती है, या फिर ये प्रोटीन कैसी हो सकती है, बेसिक प्रोटीन हो सकती है। अगर बात करें तो एसिडिक प्रोटीन के अंदर मेनली कौन सी होती है, फोस्फोप्रोटीन देखने को मिलती है। फोस्फोप्रोटीन जो होती है वो देखने को मिलती है। और जो बेसिक प्रोटीन होती है वो दो टाइप की हो सकती है। बेसिक और एसिडिक प्रोटीन का मतलब, एसिड जो होता है वो एसिडिक प्रोटीन जो होती है वो एसिड से स्टेन होती है, और बेसिक प्रोटीन जो होती है वो बेसिक क्षार से, बेसिक जो होता है उससे स्टेन होती है। इसमें दो प्रकार की प्रोटीन देखने को मिल सकती है। एक तो देखने को मिलती है न्यूक्लियोहिस्टोन, और एक देखने को मिलती है न्यूक्लियोप्रोटामिन। न्यूक्लियोप्रोटामिन, ये जो न्यूक्लियोहिस्टोन होता है इसका जो अणुभार होता है वो ज्यादा होता है। और ये जो होती है वो क्षारीय अमीनो अम्ल की बनी होती है। क्षारीय अमीनो अम्ल की बनी हुई, बेसिक अमीनो एसिड की बनी होती है। और इसका जो अणुभार होता है, इसका मोलिकुलर वेट जो होता है वो, इसका मोलिकुलर जो वेट होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। वहीं अगर मैं प्रोटामाइन की बात करूं, न्यूक्लियो प्रोटामाइन की बात करूं, तो इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो क्या होता है, कम होता है। और इसमें मुख्यतः आर्जिनिन अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, आर्जिनिन एसिड देखने को मिलता है। ये तो बात होगी इसकी प्रोटीन की। जो प्रोटीन जो होती है, दो प्रकार की प्रोटीन देखने को मिलती है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। एक तो एसिडिक देखने को मिलती है, एक बेसिक देखने को मिलती है। एसिडिक में मेनली फोस्फो प्रोटीन होती है, और बेसिक के अंदर दो प्रकार की होती है, न्यूक्लियोहिस्टोन होती है और
न्यूक्लियोप्रोटामाइन होती है, न्यूक्लियस हिस्टोन का अनुभार कम होता है, ज्यादा होता है, और ये क्षारीय अम्ल अम्ल से मिलकर बनी होती है। वही न्यूक्लियोप्रोटामाइन जो होता है उसका अनुभार कम होता है और वो आर्जिनिन अम्लों की बनी होती है। फिर बात करें इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लिक एसिड के रूप में क्या पाया जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही न्यूक्लिक एसिड के रूप में क्या पाया जाता है, या तो इसके पास डीएनए पाया जाता है या फिर इसके पास क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। उसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। ये एक तरह का मैट्रिक्स है ना, तो इसके अंदर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं, तो इसमें सबसे पहले तो डीएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, डीएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। इसमें आरएनए पॉलीमरेज भी पाया जाता है, क्योंकि जिसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, तो दोनों के पॉलीमरेज देखने को मिल जाएंगे। फिर इसके अंदर एनएडी सिंथेज जो है वो एंजाइम पाया जाता है। फिर न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम भी इसके अंदर पाया जाता है। एल्डोज एंजाइम पाया जाता है। इनोलेज एंजाइम पाया जाता है। इनोलेज एंजाइम भी इसके अंदर पाया जाता है। पायरुबिक काइनेज एंजाइम भी पाया जाता है। पायरुबिक काइनेज एंजाइम भी इसके अंदर पाया जाता है। इसके अंदर कोएंजाइम पाया जाता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए एंजाइम भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये मुख्य रूप से इतने एंजाइम इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक तो डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, एनएडी सिंथेज, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज, एल्डोज, एनोलेज, पायरुबिक काइनेज, कोएंजाइम, एसिटिल कोएंजाइम ए मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। कुछ मात्रा में लिपिड भी देखने को मिल सकते हैं। कुछ मात्रा में लिपिड देखने को मिलते हैं। कुछ मात्रा में इनमें मिनरल सॉल्ट देखने को मिल सकते हैं, खनिज देखने को मिल सकते हैं, जिसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट जैसे मिनरल्स देखने को मिलते हैं। चलिए हम नोट्स पे देखते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है। तो केंद्रक द्रव्य जिसको हम कैरियोप्लाज्म भी कह सकते हैं, इसको कैरियोलिन, कैरियोप्लाज्म कुछ भी कहा जा सकता है ना। केंद्रक झिल्ली एवं न्यूक्लियस के मध्य का रिक्त अवकाश पारदर्शी कणिकीय एवं अम्लीय प्रकृति के पदार्थ द्वारा भरा रह होता है, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म अथवा कैरियोलिन कहते हैं। अभी मैंने बताया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो पारदर्शी, जो ट्रांसपेरेंट पारदर्शी ग्रेन्युलर एसिडिक नेचर का जो पदार्थ है वही क्या कहलाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर कैरियोलिन कहलाता है। इसमें क्रोमेटिन तथा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि हमने बी डायग्राम में देखा था। इसके रासायनिक संगठन की बात करूं तो केमिकल कंपोजिशन में प्रोटीन, न्यूक्लियोप्लाज्म में मुख्यतः दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। अम्लीय प्रोटीन, एसिडिक प्रोटीन जो होती है वो मुख्य अम्लीय प्रोटीन फॉस्फोप्रोटीन के रूप में पाई जाती है। मुख्य अम्लीय प्रोटीन जो होती है वो किस रूप में पाई जाती है, फॉस्फोप्रोटीन के रूप में पाई जाती है। फिर हम क्षारीय प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन की बात करते हैं, ये क्षारीय अभिरंजन से अभिरंजित होती है। क्षारीय प्रोटीन भी दो प्रकार की होती है। जो क्षारीय प्रोटीन होती है वो भी कैसे होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन से दो प्रकार है हम पढ़ चुके हैं। एक तो होती है न्यूक्लियोहिस्टोन प्रोटीन होती है, और दूसरी कौन सी होती है, न्यूक्लियोप्रोटामाइन प्रोटीन होती है। न्यूक्लियोहिस्टोन प्रोटीन, इसका अनुभार ज्यादा होता है, यह क्षारीय एमिनो अम्ल की बनी होती है। वहीं हम बात करें न्यूक्लियोप्रोटामाइन की, तो न्यूक्लियोप्रोटामाइन इनका अनुभार कम होता है। इनमें मुख्यतः आर्जिनिन एमिनो अम्ल पाया जाता है। फिर बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल की। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है इसमें डीएनए अथवा आरएनए देखने को मिलता है। फिर बात करें एंजाइम्स की, तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो होते हैं उसमें कई सारे एंजाइम्स देखने को मिलते हैं, जिनमें से मुख्य एंजाइम्स जो हैं वो है, उनकी बात कर लेते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, एनएडी सिंथेटेज, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज, एल्डोलेज, इनोलेज, पायरुबिक काइनेज, कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम ए मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ये सारे एंजाइम जो होते हैं वो मुख्य रूप से इसमें देखने को मिलते हैं। फिर बात करें लिपिड की, तो लिपिड की कुछ मात्रा पाई जाती है। खनिज, मिनरल्स मुख्य रूप से पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। तो ये पांच जो याद रखने हैं, एक तो है सोडियम,
पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट के रूप में इससे मिनरल्स पाए जाते हैं और कुछ मात्रा में लिपिड भी देखने को मिलता है, बहुत ट्रेस अमाउंट में लिपिड देखने को मिलता है। तो ये हो गया इसका न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म। अब बात करते हैं कि और क्या पाया जाता है। तो एक बार डायग्राम में देखते हैं कि क्या क्या चीजें देखने को मिलती है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इन्वोल्यूट के बाद में हमने न्यूक्लियर प्लाज्मा को कवर कर लिया है। अब इसके अंदर हमें दो चीजें और देखने को मिल रही है, एक तो देखने को मिल रहा है क्रोमेटिन और एक क्या देखने को मिलता है, हमारा न्यूक्लियोलस देखने को मिलता है। तो न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम क्रोमेटिन को देख लेते हैं कि क्रोमेटिन किस टाइप की संरचना होती है, इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं तो ये देखो धागे समान जो संरचना है, बिल्कुल थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन कहा जाता है। ये एक तरह का किस जाल बना रहा है, एक नेटवर्क बना रहा है, इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क भी कह सकते हैं, नेटवर्क कह सकते हैं। ये जो जाल होता है वो किन चीजों से मिलकर बना होता है, ये जो जाल है वो किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो इस जाल के अंदर एक तो पाया जाता है हमारा डीएनए, आरएनए, फिर हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, इन चीजों से मिलकर बना होता है। डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अगर मैं बात करूं कि क्रोमेटिन का मुख्य घटक कौन सा है, तो मुख्य घटक के रूप में दो चीजें होती है, या तो इसके पास क्या होता है, डीएनए होता है और क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है। एक तो डीएनए होता है और एक क्या पाया जाता है इसके अंदर, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। और इन दोनों का अगर रेशियो पूछा जाए, जैसे कि डीएनए इरेज कर लेते हैं, ये डीएनए है और यहाँ पर हम लिख देते हैं हिस्टोन प्रोटीन, तो इनका जो रेशियो है वो क्या होगा, 1:1 होगा, मतलब 1:1 में ही देखने को मिलता है। जितना डीएनए होगा उतना ही क्या देखने को मिलेगा, हिस्टोन देखने को मिलेगा, हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं जो हिस्टोन होता है वो क्या संरचना है। तो हिस्टोन जो होती है मुख्य रूप से, हिस्टोन जो होती है वो मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। पहले तो होती है H1, फिर आता है H2A, H2B, H3 और H4। ये 5 प्रकार के हिस्टोन देखने को मिलती है। अब बात करते हैं डीएनए की। तो क्रोमेटिन के अंदर हिस्टोन के अलावा क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। डीएनए जो होता है और हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो दोनों आपस में क्या हो जाती है, ज्वाइंट होती है और ज्वाइंट होकर एक संरचना का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं, न्यूक्लियोसोम का निर्माण करती है। इस न्यूक्लियोसोम का डायमीटर जो होता है वो कैसा होता है, 110 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, 110 एंगस्ट्रॉम होता है। न्यूक्लियोसोम के अंदर कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से वीडियो जो हो वो पॉज हो गया था। अब हम बात करते हैं कि जो डीएनए होता है वो प्लस हिस्टोन जो प्रोटीन होती है वो मिलकर एक संरचना बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं, हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ये जो न्यूक्लियोसोम होता है इसका अगर हमें डायमीटर पूछा जाए तो इसका डायमीटर कितना होगा, 110 एंगस्ट्रॉम होता है, 110 एंगस्ट्रॉम होता है। न्यूक्लियोसोम संरचना बनती कहते हैं। तो जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो 5 प्रकार की होती है, उसमें से 4 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन, H2A, H2B, H3 और H4 के दो दो अणु मिलकर एक अष्टक का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो अष्टक होते हैं इसके ऊपर लगभग 200 नाइट्रोजन बेस पेयर का डीएनए आकर कोइल्ड हो जाता है। इसकी अष्टक बन गया, इसके ऊपर इस तरह से आकर वो कोइल्ड हो जाएगा। ये एक न्यूक्लियोसोम की संरचना हो गई। ऐसे दूसरी जो संरचना होती है न्यूक्लियोसोम की, सेम ऐसी संरचना दूसरी न्यूक्लियोसोम की संरचना होती है, उन दोनों के बीच में एक डीएनए पाया जाता है। इस डीएनए को क्या कहा जाता है, लिंकर डीएनए कहा जाता है। इस डीएनए को क्या कहा जाता है, लिंकर डीएनए कहा जाता है। ये लिंकर डीएनए के साथ में
जो एक और हिस्टोन प्रोटीन थी H1 हिस्टोन प्रोटीन वो आके जुड़ जाती है। इस प्रकार न्यूक्लियोसोम की संरचना का निर्माण होता है जो कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। चलिए अब हम नोट्स में देखते हैं। अब बात करते हैं क्रोमेटिन की। तो केंद्रक में धागेनुमा संरचनाओं का जाल पाया जाता है जिसे क्रोमेटिन जाल, क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। यह जाल डीएनए, आरएनए, हिस्टोन एवं नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। क्रोमेटिन के मुख्य घटक हिस्टोन एवं डीएनए के रूपों में उपस्थित होता है। जो हमें भी पढ़ा था कि हिस्टोन और डीएनए के रूप में होता है, बाकी इसमें हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए और आरएनए पाया जाता है, जैसे कि अपने डायग्राम में भी देख के आए। इनका अनुपात 1:1 होता है, मतलब डीएनए अनुपात हिस्टोन प्रोटीन का जो अनुपात है वो कितना है, 1:1 है। हिस्टोन प्रोटीन, यह प्रोटीन मुख्यतः 5 प्रकार की होती है: H1, H2A, H2B, H3 और H4। अब बात करते हैं डीएनए की। डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन आपस में दृढ़ता से बंधित होकर न्यूक्लियोसोम का निर्माण करते हैं। अभी बात की थी कि न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से होता है। प्रत्येक न्यूक्लियोसोम का व्यास जो होता है 110 एंगस्ट्रॉम होता है। इसमें H2A, H2B, H3 व H4 के 2 युग्म उपस्थित होते हैं, अर्थात कुल 8 अणु उपस्थित होते हैं। ऐसे इनके बने हुए 4-4 अणुओं से कितने, 8 अणु उपस्थित होते हैं। 2 युग्म होते हैं ना, तो 2 युग्मों के कितने अणु हो जाएंगे, 8 अणु उपस्थित होते हैं, जिस पर लगभग 204 युग्म वाला लंबा डीएनए इनके चारों ओर लिपटा रहता है। इस लिपटे हुए डीएनए को रैपिंग डीएनए कहते हैं। मतलब रैप होता है, ड्रैपिंग हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रैपिंग डीएनए के नाम से जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं, जैसे कि डीएनए है ना, ये जो डीएनए है वो रैपिंग हो रखा है, और यहाँ पर क्या है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, 4-4 अणुओं का ऑक्टाट जो बना हुआ है वो हिस्टोन प्रोटीन का, और इसके ऊपर डीएनए रैपिंग करेगा। इसमें ये जो डीएनए है ये वाला, ये डीएनए क्या है, लिंकर डीएनए या स्पेसिफिक डीएनए है, जिस पर H1 प्रोटीन आकर जुड़ जाती है। और हम यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं इसको जूम करके, तो देखो ये H2A, H2B, H3 और H4 का बना हुआ ये ऑक्टाट देखने को मिल रहा है, एक न्यूक्लियोसोम संरचना जिसमें इसे 2 अणु है ना, इनके सबके 2-2 अणु है, तो ऐसा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर ये डीएनए जो है इस पे कोइल्ड हो रखा है, जो कि लगभग कितने बेस पेयर का है, 200 बेस पेयर का है। और इनसे ये जो डीएनए एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से जो जोड़ने वाला जो डीएनए है वो कौन सा है, लिंकर डीएनए है। लिंकर का डीएनए है, और ये जो लिंकर डीएनए इसके ऊपर कौन आके जुड़ा हुआ है, H1 प्रोटीन देखने को मिल रही है। देखो यहाँ पे लिंकर डीएनए, और लिंकर डीएनए के ऊपर कौन सा प्रोटीन है, H1 प्रोटीन है। ये जो होता है इसको कोर पार्टिकल भी कह सकते हैं, और जो डीएनए जो होता है कोर पार्टिकल के ऊपर कॉइल्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोर डीएनए कहते हैं। तो डायग्राम से और अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से न्यूक्लियोसोम की संरचना का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। हिस्टोन तथा लिपटे हुए डीएनए युक्त यह संरचना न्यूक्लियोसोम कहलाती है। दो न्यूक्लियोसोम के मध्य उपस्थित डीएनए को लिंकर डीएनए कहते हैं। इस लिंकर डीएनए से H1 प्रोटीन जुड़ती है, यद्यपि इंटरफेस के दौरान क्रोमेटिन फाइबर जाल के रूप में पाए जाते हैं। इंटरफेस के दौरान तो क्या होता है कि जो क्रोमेटिन होते हैं उनके फाइबर जाल के रूप में पाए जाते हैं, बाकी इंटरफेस के बाद में ही क्या होता है, न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होता है और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। पर जब हम क्या करते हैं, इस क्रोमेटिन जाल को स्टेन करते हैं, तो दो तरह के कलर देखने को मिलते हैं। एक तो देखने को मिलता है हमें गहरा रंग देखने को मिलता है, और एक हमें देखने को मिलता है हल्का रंग देखने को मिलता है। इसके आधार पर जो क्रोमेटिन होती है, इसके आधार पर जो क्रोमेटिन होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो हो जाती है हमारी यू क्रोमेटिन, और दूसरी हो जाती है हमारी हेटेरोक्रोमेटिन। जो यू क्रोमेटिन होती है, जो यू क्रोमेटिन होती है वो एक्टिव होती है। ट्रांसक्रिप्टली क्या होती है, ये एक्टिव होती है, और इसमें डीएनए की जो मात्रा होती है वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है।
अगर मैं बात करूँ यूक्रोमेटिन जो होते हैं वो हल्के रंग से अभिरंजित होती है। बिल्कुल इसका जो हम इसको है ना स्टेन करते हैं तो इसका जो रंग होता है वो हल्का देखने को मिलता है, बिल्कुल हल्का हल्का स्टेन हो पाता है, तो ये हल्का रंग देखने को मिलता है। और हेटेरोक्रोमेटिन जो होते हैं वो गहरे रंग में देखने को मिलते हैं। और मैं बात करूँ यूक्रोमेटिन की, तो जो यूक्रोमेटिन जो होता है वो हल्के रंग के होने के साथ इसमें डीएनए की मात्रा जो होती है वो भी अधिक है। इसमें डीएनए की जो मात्रा है वो भी क्या है, ज़्यादा है। ये कैसा है, ट्रांसक्रिप्शनली क्या है, एक्टिव होती है। उसके अलावा जो हिस्टोन प्रोटीन जो होती है, इसके मतलब न्यूक्लियोसोम के अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उसमें नियमित अंतराल से एसिटाइल जो समूह होता है, एसिटाइल जो समूह होता है वो ऐड हो रखा होता है, ऐड भी होता है और वापस से क्या हो जाता है, रिमूव भी हो जाता है। बार बार एसिटाइल जो ग्रुप होता है वो ऐड होता है और रिमूव हो जाता है। इसके अंदर न्यूक्लियोसोम में अगर हम बात करें यूक्रोमेटिन जो होती है वो किस रूप में देखने को मिलती है एक्टिवली, तो ये देखने को मिली HMG14 के रूप में देखने को मिलती है और HMG17 के रूप में देखने को मिलती है। जो प्रोटीन को एकदम न्यूक्लियोसोम के अंदर दृढ़ता से इन लोग फिटली इसको जोड़ने का काम करती है। और इसके अंदर H2A जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है यूक्रोमेटिन के अंदर। वहीं अगर अपन बात करें हेटेरोक्रोमेटिन जो होती है वो जो होती है, हेटेरोक्रोमेटिन वो गहरे रंग से अभिरंजित होती है। उसके अलावा ये जो होती है ट्रांसक्रिप्शनली क्या होती है, इनएक्टिव होती है। और ये जो होती है रेस्ट्रिक्शन दिखाती है न्यूक्लियस एंजाइम के प्रति। जब भी कभी यूक्रोमेटिन का एप्लीकेशन होता है उसके बाद ही क्या होता है, हेटेरोक्रोमेटिन का एप्लीकेशन होता है। एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम है ब्राउन। ब्राउन ने क्या किया था, जो यूक्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन है उसको आगे जाके दो भागों में डिवाइड किया, एक तो फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन और एक ऑर्गेनाइजर हेटेरोक्रोमेटिन। ये जो फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन होती है वो इनएक्टिवली अस्थायी प्रावस्था में देखने को मिलती है। इसमें क्या हो जाता है कि समजात जो गुणसूत्र है, होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं, उनका जो गुणसूत्र जो होता है वो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से हेटेरोक्रोमेटिक होता है। या तो वो आंशिक रूप से होगा या फिर वो क्या पूर्ण रूप से क्या कंप्लीटली क्या होगा, हेटेरोक्रोमेटिक होता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि फीमेल के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स गुणसूत्र होता है एक, जो कि निष्क्रिय होता है और आगे जाकर वो क्या बना लेता है, इनएक्टिव होता है और आगे जाके क्या बना लेता है, बार कोडी बना लेता है। वो एक तरह की कैसी है, फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन से बना हुआ होता है। एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो किससे बना हुआ होता है, फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन से बना होता है इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम, जिसे हम क्या कहते हैं, बार कोडी कहते हैं। वही बात करते हैं कि दूसरा जो टाइप है वो कौन सा है, ऑर्गेनाइजर हेटेरोक्रोमेटिन। ये जो होता है वो अधिक स्थायी प्रकार का हेटेरोक्रोमेटिन, स्थायी होता है ना, ये ज्यादा स्थायी प्रकार का होता है। इसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उसके दोनों ही होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं उनके पेयर्स के अंदर दोनों ही क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर सेंट्रोमियर, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर्स न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर्स, टीलोमियर्स क्षेत्र भी प्रेजेंट होते हैं। और ये जो क्रोमेटिन होती है, ऑर्गेनाइजर हेटेरोक्रोमेटिन, ये क्या होती है, न्यूक्लियोलस से ज्यादा मतलब सघनता से बंधी हुई देखने को मिलती है। तो इसको पढ़ लेते हैं अपन कि ये नोट्स में कैसा लिखा हुआ है। जैसे कि एक बार तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि दो प्रकार की होती है यूक्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो होती है वो हल्की विरंजित होती है, डीएनए की मात्रा ज्यादा होती है, एक्टिव भी होती है ट्रांसक्रिप्शनली। और ये न्यूक्लियोसोम में है ना सक्रिय प्रोटीन क्रोमेटिन के रूप में किस रूप में रहती है, तो HMG14 तथा HMG17 प्रोटीन को दृढ़ता से जोड़ लेती है। उसके अलावा क्या करते हैं, इसके अंदर H2A प्रोटीन जो होती है बहुत ज्यादा एक्टिवली पाई जाती है। पर हेटेरोक्रोमेटिन जो होती है वो निष्क्रिय होती है और न्यूक्लियस एंजाइम जो होता है उसका भी रेस्ट्रिक्शन करती है। और यूक्रोमेटिन में रेप्लिकेशन होने के बाद ही क्या होता है, हेटेरोक्रोमेटिन के अंदर रेप्लिकेशन देखने को मिलता है।
ये जो हेटेरोक्रोमेटिन होती है वो आगे जाके दो प्रकार की होती है, एक होती है फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन और एक होती है ऑर्गेनाइजर हेटेरोक्रोमेटिन। फैकल्टेटिव जो होती है वो अस्थायी प्रावस्था है, एक तरह की निष्क्रियता की, मतलब इनएक्टिवली अस्थायी होती है। ये इनएक्टिव होने के बाद भी अस्थायी रहती है, मतलब इसमें एक जो क्रोमोसोम जो बनेगा ना होमोलोगस क्रोमोसोम, इसमें से जो एक क्रोमोसोम होगा वो क्या हो जाएगा, निष्क्रिय रहेगा, जो आगे जाकर जैसे कि मादा में बार बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वही बात करें ऑर्गेनाइजर, तो ये क्या होती है, थोड़ी सी स्थायी प्रकार की होती है, थोड़ी सी मतलब फैकल्टेटिव से भी ज्यादा थोड़ी स्थायी स्थायी होती है। उसमें दोनों ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं पेयर्स के अंदर, और उसके अंदर सेंट्रोमियर, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर और टेलोमेर्स का क्षेत्र भी क्रोमोसोम के अंदर प्रोटीन देखने को मिलते हैं, और क्रोमेटिन जो होती है वो न्यूक्लियोलस से बंधित होती है। तो ये बात अपने कर ली, चलो इसको नोट्स में देखते हैं। इस आधार पर क्रोमेटिन की दो प्रकार की होती है, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन की बात करते हैं तो यूक्रोमेटिन, यह क्रोमेटिन अनुलेखन की दृष्टि से सक्रिय होती है। इसमें डीएनए की मात्रा अधिक होती है। इस क्रोमेटिन द्वारा निर्मित न्यूक्लियोसोम की विशेषताएं, कि जो न्यूक्लियोसोम जो होता है यूक्रोमेटिन से बनता है, उसमें क्या क्या विशेषता देखने को मिलती है। तो ऐसा न्यूक्लियोसोम जो होता है उसमें H1 हिस्टोन दृढ़ता से बंधित नहीं होता है। H1 हिस्टोन जो होता है अच्छे से बंधित नहीं होता है। दो न्यूक्लियोसोम के बीच में लिंकर डीएनए पाया जाता है, उस पर H1 प्रोटीन जो होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है, वो मौजूद नहीं होगी लिंकर डीएनए के ऊपर। उसके अलावा न्यूक्लियोसोमल हिस्टोन सामान्य रूपों में उपस्थित होती है, लेकिन इसमें नियमित अंतराल से एसिटाइल समूह जुड़ता रहता है तथा हटता रहता है। मतलब मैंने अभी बताया था कि एसिटाइल समूह जो होता है बार बार टाइम फिक्स टाइम से जुड़ता भी हो और वापस रिमूव भी हो जाता है। न्यूक्लियोसोम में सक्रिय क्रोमेटिन HMG14 तथा HMG17 प्रोटीन को दृढ़ता से जोड़ती है। ये जो यूक्रोमेटिन होती है वो HMG14 तथा HMG17 प्रोटीन को दृढ़ता से जोड़ती, मजबूती से जोड़ने का काम करती है। सक्रिय क्रोमेटिन में H2A प्रोटीन की प्रचुर मात्रा उपस्थित होती है। तो H2A प्रोटीन जो होती है उसकी प्रचुर मात्रा उपस्थित होती है। फिर बात करते हैं हेटेरोक्रोमेटिन की, तो यह गहरे रंग से अभिरंजित होती है तथा अनुलेखन की दृष्टि से निष्क्रिय होती है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए का निर्माण। जो डीएनए से क्या आरएनए का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन कहते हैं। और उसकी दृष्टि से हेटेरोक्रोमेटिन जो होती है वो क्या होती है, निष्क्रिय होती है। यह न्यूक्लिक एंजाइम के प्रति प्रतिरोधी होती है। यूक्रोमेटिन में प्रतिलिपिकरण रेप्लिकेशन के पश्चात इसमें प्रतिलिपिकरण रेप्लिकेशन होता है। अब बात करते हैं ब्राउन के अनुसार हेटेरोक्रोमेटिन दो प्रकार की होती है, एक तो होती है फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन और दूसरी होती है ऑर्गेनाइजर हेटेरोक्रोमेटिन। यह हेटेरोक्रोमेटिन की निष्क्रियता की अस्थायी प्रावस्था है। इसमें समजात गुणसूत्र का एक गुणसूत्र आंशिक या पूर्ण रूप से हेटेरोक्रोमेटिक होता है, जिसमें मादा स्तनधारी में एक एक्स गुणसूत्र निष्क्रिय होता है, जो बार बॉडी के रूप में निरूपित होता है। फिर बात करते हैं ऑर्गेनाइजर व्यवस्थापक व्यवस्थापक हेटेरोक्रोमेटिन व्यवस्थापक हेटेरोक्रोमेटिन, यह अधिक स्थायी प्रकार की हेटेरोक्रोमेटिन है जो समजात गुणसूत्र युग्म के दोनों क्रोमोसोम में पाई जाती है। यह सामान्यतया सेंट्रोमियर, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर व टेलोमेरेज के क्षेत्रों में उपस्थित होती है। इस क्रोमेटिन का न्यूक्लियोलस से घनिष्ठ संबंध होता है, मतलब बहुत पास से जुड़ी हुई देखने को मिलती है ऑर्गेनाइजर हेटेरोक्रोमेटिन। अब बात करते हैं इनका फंक्शन क्या है। तो ये कई सारे कार्य करती है। एक तो ये क्या करती है, राइबोसोम एक तो ये काम क्या करती है, राइबोसोम एवं टीआरएनए के निर्माण में भाग लेती है। इसके अलावा ये क्या करती है कि सेंट्रोमियर में जो हेटेरोक्रोमेटिन पाई जाती है उसको सेल डिवीजन के टाइम पर के समय गुणसूत्र जब डिवाइड होते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है, उसमें हेल्प करती है। उसके अलावा ये क्या काम करती है, ये मियोसिस के टाइम पर जो समजात गुणसूत्र होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, उनका फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकती है क्रोमेटिन क्रोमेटिन जो होती है वो डीएनए के रेप्लिकेशन एवं ट्रांसक्रिप्शन में
रोल निभाती है। इसके अलावा ये स्पीसीज फॉर्मेशन में, जाति निर्माण व इवोल्यूशन के अंदर भी सहायक होती है। जो मानव का जीनोम होता है, जो किसी भी प्राणी का जो जीनोम होता है, सेल का जो जीनोम होता है, उसका प्रोटेक्शन करने का काम भी कौन करता है? क्रोमेटिन करता है। चलिए देखते हैं कार्य फंक्शन की बात करें क्रोमेटिन की, तो यह राइबोसोम एवं टीआरएनए का निर्माण में भाग लेती है। टीआरएनए के निर्माण में भाग लेती है। सेंट्रोमियर के में पाई जाने वाली हेटेरोक्रोमेटिन कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों के पृथक्करण में भूमिका निभाती है। अर्धसूत्री विभाजन के समय, मेयोसिस के समय समजात गुणसूत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह डीएनए के प्रतिलिपिकरण एवं अनुलेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह जाति निर्माण एवं उत्विकास में सहायक होती है। यह जीनोम की विघटनकारी बलों से सुरक्षा करती है। अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के अंदर। पहले हमने पढ़ा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और फिर क्रोमेटिन। अब लास्ट क्या बच रहा है हमारे पास? न्यूक्लियस। थोड़ा सा आज का पार्ट थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर फिर भी मैं सोच रही हूँ कि ये न्यूक्लियोलस जो है आज कवर कर लें, ताकि यूनिट 3 के बचे हुए टॉपिक भी हम देख सकें। छोटा सा ही पॉइंट है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो कवर कर सकते हैं, तो कर लेते हैं एक बार। अगर मैं बात करें न्यूक्लियोलस की, तो जो हमने डायग्राम में देखा था, एक बार मैं छोटा सा डायग्राम बनाती हूँ न्यूक्लियस का, जैसे और भी क्लियर हो जाए। ये न्यूक्लियस है और ये जो है इसकी क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो बीच बीच में से क्या है? पोरस है। बीच बीच में से कैसी है? पोरस है। इसके अंदर बहुत सारी संख्या में पोर्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ये क्या हो जाएगी? इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पर एक संघनित संरचना के रूप में न्यूक्लियस पाई जाती है, और ये जो न्यूक्लियस होती है, इससे एक नेटवर्क जुड़ा हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। और इसी के अंदर यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? न्यूक्लियोप्लाज्म देखने को मिलता है। ये क्रोमेटिन और न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही पाया जाता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियोलस की, केंद्रिका की। अब जो संरचना है न्यूक्लियोलस, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये न्यूक्लियोलस जो है, इसकी जो खोज है वो किसने की थी? फोंटाना ने की थी। कब की थी? 1781 के अंदर की थी। जब हम इंटरफेज जो होती है सेल डिवीजन के अंदर, जब इंटरफेज देखने को मिलती है, इंटरफेज के अंदर हम न्यूक्लियस को एक अंडाकार संरचना या गोल संरचना के रूप में देखते हैं। ये तो एक शेप की दिखती है, फिर राउंड शेप में हम देखने को हमें मिलती है न्यूक्लियस। और अगर हम बात करें न्यूक्लियस के बारे में, तो इसकी जो स्थिति होती है वो बिल्कुल निश्चित होती है। न्यूक्लियस जो केंद्र की इसकी स्थिति होती है वो बिल्कुल निश्चित होती है। ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन से संबंधित होती है। जैसे कि हमारा ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम बन गया। इस क्रोमोसोम का पहला संकीर्णन, फर्स्ट जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कौन सा होता है? सेंट्रोमियर का निर्माण। फिर इसके बाद हमें एक और यहाँ पर देखने को मिलता है सेकंड सेंट्रोमियर। उसके उससे जुड़ी हुई क्या होती है? हमारी न्यूक्लियस होती है, जिसे हम सैटेलाइट क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो सेकंड संकीर्णन देखने को मिलता है, इसी से जुड़ी हुई क्या देखने को मिलती है? सेकंड कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई हमारे न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके नंबर्स की, इसकी संख्या की, तो केंद्रिका की जो संख्या होती है, जितने क्रोमोसोम पेयर होते हैं, जितने क्रोमोसोम के पेयर होते हैं उसके इक्वल होती है। ये कह सकते हैं कि क्रोमोसोम पेयर इज इक्वल टू न्यूक्लियोलस। तो जितने क्रोमोसोम के पेयर होंगे उतने ही क्या होंगे? न्यूक्लियोलस होंगे, समानुपाती होंगे। जैसे कि हमारे पास कोई सेल है, वेजिटेटिव सेल है, काई कोशिका है, जिसके अंदर 2n क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस की संख्या भी कितनी होगी? 2 होगी। पर यहाँ पे एक अपवाद भी है कि जो एम्फीबियन oocyte है, एम्फीबियन की जो oocyte होती है, oocyte के अंदर लगभग 100 के आसपास
न्यूक्लियस देखने को मिलती है, केंद्रिका देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं इसके साइज की। न्यूक्लियस जो होता है, केंद्रिका जो है, इसकी साइज की मैं बात करूं तो न्यूक्लियस की जो साइज होती है वो कोशिका के अंदर जितनी भी सिंथेटिक एक्टिविटीज हो रही है, सिंथेटिक एक्टिविटीज हो रही है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि जिन कोशिकाओं के अंदर, जिन सेल्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस बहुत कम होता है, वहां पर न्यूक्लियस न्यूक्लियस जो होती है बहुत छोटी होती है, या फिर एब्सेंट ही होती है, प्रेजेंट हो ही नहीं सकती, एब्सेंट होती है, या तो बहुत छोटी होती है या फिर नहीं होती, एब्सेंट होती है। अगर मैं इसके टाइप की बात करूँ, न्यूक्लियस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो न्यूक्लियस जो होती है वो मेनली 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट टाइप है वो है प्लाज्मोसोम। प्लाज्मोसोम। दूसरा टाइप क्या है, कैरियोसोम। और तीसरा टाइप क्या है, एम्फी न्यूक्लियाई। 3 टाइप की न्यूक्लियोसोम देखने को मिलती है। 3 टाइप की न्यूक्लियस देखने को मिलती है, 3 टाइप की केंद्रिका देखने को, प्लाज्मोसोम, कैरियोसोम और एम्फियो न्यूक्लियाई। तीनों प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट प्रकार क्या है, प्लाज्मोसोम। प्लाज्मोसोम क्या होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। इसकी बाहर की जो भित्ति होती है वो कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। आउटर जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, जिसे हेलो कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, हेलो कहते हैं। एवं इसका जो अंदर का जो भाग होता है वो कैसा होता है, सघन होता है। इनको इस तरह से सघन देखने को मिलता है। बाहर की जो भित्ति होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, तो अंदर का जो भाग होता है वो सघन होता है। बाहर की जो भित्ति होती है ट्रांसपेरेंट, उसको हम क्या कहते हैं, हेलो कहते हैं। फिर आता है सेकेंड टाइप, जिससे का नाम क्या है, कैरियोसोम्स। ये कैरियोसोम जो होते हैं इसे ओगटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ओगटा भी कहते हैं। और ये जो होता है, इसका नेचर जो होता है वो शादी नेचर होता है, बेसिक नेचर की होती है। जब सेल डिवीजन होता है उस टाइम पर क्रोमोसोम के फॉर्मेशन से रिलेटिव होते हैं ये कैरियोसोम्स। इसके बाद आता है एम्फी न्यूक्लियाई। एम्फी न्यूक्लियाई जो है वो प्लाज्मोसोम्स प्लस जो कैरियोसोम होती है उन दोनों को संलग्न करने की, जोड़ने वाली संरचना के रूप में देखने को मिलती है, जो कि मेनली कौन से एनिलिडा प्राणियों में और मोलस्का के प्राणियों में देखने को मिलती है। एनिलिडा संघ में और मोलस्का संघ की जो प्राणी होती है उनमें देखने को मिलती है। इन दोनों ही फाइला के अंदर देखने को मिलते हैं। एम्फी न्यूक्लियर। चलिए यहाँ तक पढ़ते हैं। केंद्रिका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज फोंटाना 1781 में की थी। फोंटाना ने की थी, कब की थी, 1781 में, 1781 के अंदर की थी। यह विभाजन की इंटरफेस प्रावस्था में गोलाकार या अंडाकार संरचना के रूप में पाई जाती है। या तो गोलाकार संरचना के रूप में पाई जाएगी या फिर अंडाकार संरचना के रूप में पाई जाएगी। अगर मैं बात करूँ इसकी पोजीशन की स्थिति की, तो इसकी स्थिति निश्चित होती है। यह सामान्यतया गुणसूत्र के द्वितीयक संकीर्ण अथवा न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर NOR से संबंधित होती है। या तो सामान्यतः किससे संबंधित होती है, ये जो होती है NOR से संबंधित होती है, या फिर द्वितीय संकीर्ण से संबंधित होती है। अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस केंद्रिका के नंबर की, तो केंद्रिका की संख्या गुणसूत्र युग्मों के समानुपाती होती है। अर्थात काय कोशिका में 2n में 2 न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं। मतलब अगर काय कोशिका वो द्विगुणित है तो उसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। लेकिन एम्फीबियन के उस साइट में वो कैसे होती है, n गुणित होती है। में लगभग 100 के लगभग केंद्रिकाएं उपस्थित होती है। कितनी, 100 पाई जाती है। फिर भी 100 पाई जाती है, ये क्या है, अपवाद है, एक्सेप्शन देखने को मिलता है। बाकी जितने गुणसूत्र युग्म होंगे उतने ही क्या देखने को मिलेंगी केंद्रिकाएं देखने को मिलेगी न्यूक्लियस के अंदर। अब साइज की बात करते हैं, तो न्यूक्लियस का आकार कोशिका की संश्लेषित क्रियाओं पर निर्भर करता है।
कोशिका की जो संश्लेषित क्रियाएं होती है उस पर निर्भर करता है। जिन कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण कम होता है उनमें न्यूक्लियस छोटी अथवा अनुपस्थित होती है, और जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होगा वहां पर न्यूक्लियस बड़ी होती है और प्रेजेंट होती है, और जहां पर कम होता है वहां पर न्यूक्लियस छोटी होती है या न्यूक्लियस छोटी होती है, केंद्रिका छोटी होती है या फिर अनुपस्थित होती है। फिर बात करते हैं प्रकार की, तो ये 3 प्रकार की होती है। किसने बोला था? E.B. विल्सन के अनुसार न्यूक्लियस 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है प्लाज्मोसोम, दूसरी है केरियोसोम और तीसरा है एम्फीन्यूक्लियस। प्लाज्मोसोम की बात करते हैं तो यह अम्लीय प्रकृति की होती है। इसका बाहरी भाग पारदर्शी होता है जिसे हेलो कहते हैं, एवं आंतरिक भाग घना होता है। दूसरा टाइप है केरियोसोम, इसे ओघाटा ओघाटा भी कहते हैं। ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों के निर्माण से संबंधित होती है। फिर आता है एम्फीन्यूक्लियस। एम्फीन्यूक्लियस न्यूक्लियोलाइट एम्फीन्यूक्लियोलाइट कई बार प्लाज्मासोम्स व केरियोसोम्स आपस में संगलित होकर एम्फीन्यूक्लियर उभय केंद्रिकाओं का निर्माण करते हैं, एम्फीन्यूक्लियोलाई का निर्माण करते हैं। ये सामान्यतः एनिमेट्स एवं मोलस्का के प्राणियों में पाए जाते हैं। अगर ये दोनों जुड़ जाए तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एम्फीन्यूक्लियोलाई का फॉर्मेशन होगा, प्लाज्मासोम और केरियोसोम। और ये कहाँ पाए जाते हैं? एनिलिडा और मोलस्का के अंदर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इसकी परासंरचना के बारे में, अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में। जो केंद्रिका होती है उसके अंदर अल्ट्रा स्ट्रक्चर में 3 विशिष्ट घटक देखने को मिलते हैं। एक तो एमॉर्फस मैट्रिक्स देखने को मिलता है, एक देखने को मिलता है ग्रेन्युलर जोन देखने को मिलता है, ग्रेन्युलर पोर्शन देखने को मिलता है, और एक देखने को मिलता है फाइब्रिलर जोन या फाइब्रिलर पोर्शन देखने को मिलता है। चलिए एक बार इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरह से देखने को मिलता है। तो बात करते हैं कि ये जो है यहाँ से यहाँ, ये जो है क्या है? इसकी बाउंड्री है न्यूक्लियस की। यहाँ पर पेरी न्यूक्लियर मटेरियल देखने को मिलता है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में। उसके बाद इसकी संरचना में मुख्य रूप से एमॉर्फस मैट्रिक्स देखने को मिलता है। ये जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है? पार्ट एमॉर्फा होता है, मतलब इसके अंदर सूक्ष्म कणिकाएं एवं तंतु जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। छोटे छोटे कणिकाएं और तंतु जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे तंतु और छोटी छोटी कणिकाएं प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद क्या आता है? इसका ग्रेनुलर पोर्शन आता है जो कि राइबोसोमल प्रिकर्सर के रूप में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये जो छोटे छोटे जो कणिकाओं के रूप में देखने को मिलता है, ग्रेन्यूल्स के रूप में देखने को मिलता है, वो क्या होता है? ग्रेन्युलर पोर्शन होता है। ये जो राइबोसोमल प्रिकर्सर्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो कितना होता है? ये 15 से 20 एनएम के होते हैं, 15 से 20 एनएम के होते हैं। ये जो छोटी छोटी कणिकाएं हैं उनका जो आकार होता है वो कितना होता है? 15 से 20 एनएम तक का होता है। और इसके द्वारा ही क्या होता है? जो न्यूक्लियस जो होता है उसकी परिधि का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियस की जो परिधि है ना उसका फॉर्मेशन होता है। केंद्रिका की जो परिधि होती है, परिधि क्षेत्रों का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। उसके बाद आता है फाइब्रिलर पोर्शन। ये जो फाइबर्स दिख रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं? फाइब्रिलर पोर्शन या जोन कहते हैं। इसके अंदर जो फाइबर्स है, इसका डायमीटर कितना होता है? इसका डायमीटर जो होता है 5 से 10 एनएम तक होता है। वाले छोटे छोटे फिलामेंट्स होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। इस फाइब्रिलर जोन के अंदर आरडीएनए, आरआरएनए और आरएनपी प्रोटीन से मिलकर बना होता है। आरडीएनए, आरआरएनए और आरएनपी प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये भी किस रूप में होती है? राइबोसोमल प्रिकर्सर के रूप में काम करते हैं। जब ये फिलामेंट जो होते हैं वो धीरे धीरे किसमें? इन छोटे छोटे ग्रेन्यूल में कन्वर्ट हो जाता है जो कि राइबोसोमल के प्रिकर्सर होते हैं। तो इस तरह से हमें देखने को मिली इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूं ये जो न्यूक्लियस है, केंद्रिका है, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होगा? तो केमिकल कंपोजिशन के अंदर हमें देखने को मिलता है कि केंद्रिका के अंदर आरएनए पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है और कुछ मात्रा में डीएनए पाया जाता है। अगर मैं इसके आरएनए की बात करूं तो मुख्य रूप से आरआरएनए पाया जाता है। आरएनए जो होता है मुख्य रूप से कैसा होता है? आरआरएनए होता है। और प्रोटीन में कौन सी होती है? फोस्फोप्रोटीन होती है। फोस्फोप्रोटीन देखने को मिलती है।
प्रोटीन जो होती है फॉस्फोप्रोटीन के रूप में मिलती है और आरएनए जो होता है आरआरएनए के रूप में देखने को मिलता है। इसके अंदर कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जैसे फोस्फेटेज, न्यूक्लियोसाइडेज, फोस्फोराइलेज और डीपीएन से सिंथेसिस से संबंधित जो एंजाइम होते हैं वो पाए जाते हैं। डीपीएन से संबंधित जो एंजाइम होते हैं वो पाए जाते हैं। फॉस्फोरिलेज पाया जाता है, न्यूक्लियोसाइडेज पाया जाता है और फॉस्फेटेज पाया जाता है। चलिए नोट्स में देखते हैं। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड। परासंरचना अल्ट्रास्ट्रक्चर केंद्रिका में 3 विशिष्ट घटक उपस्थित होते हैं। आकारहीन मैट्रिक्स, ये मोर्फस मैट्रिक्स। मोर्फस मैट्रिक्स का मतलब है इसका कोई आकार ही नहीं है, बिना आकार का मैट्रिक्स देखने को मिले। यह प्रोटीन प्रकृति का आधारभूत पदार्थ है जिसमें सूक्ष्म कणिका एवं तंतु आलंबित होते हैं, जिसमें छोटी छोटी कणिकाएं और तंतु जो होते हैं वो आलंबित होते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है सेकेंड पोर्शन, कणिकीय क्षेत्र ग्रेन्युलर जोन। यह न्यूक्लियोलस के परिधि क्षेत्र का निर्माण करता है। यह 15 से 20 एनएम आकार की आरएनपी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कणिकाओं का बना होता है। ये कौन सी कणिकाओं का बना होता है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन की ग्रेन्युलर से मिलकर बना होता है, जिसका आकार कितना होता है? 15 से 20 एनएम तक होता है। ये कणिका ये कणिकाएं राइबोसोम की पूर्ववर्ती के रूप में होती है। राइबोसोम की पूर्ववर्ती के रूप में देखने को मिलती है। फिर इसके बाद आते हैं तंतुमय फाइब्रिल जोन के बारे में। यह 5 से 10 एनएम व्यास वाले तंतुओं का बना होता है। यह क्षेत्र आरआरएनए, आरडीएनए एवं आरएनपी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। ये क्रमिक रूप से राइबोसोम की पूर्ववर्ती कणिकाओं में रूपांतरित हो जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है इसका रासायनिक संगठन। केंद्रिका का जो रासायनिक संगठन होता है, केमिकल कंपोजिशन होता है, वो कौन होता है? तो न्यूक्लियोलस में आरएनए, प्रोटीन एवं कुछ डीएनए उपस्थित होता है। थोड़ा सा डीएनए, कुछ मात्रा में डीएनए प्रेजेंट होता है। आरएनए मुख्य रूप से आरआरएनए के समान होता है। प्रोटीन फॉस्फोप्रोटीन के रूप में पाया जाता है। मुख्य एंजाइम फोस्फेट, न्यूक्लियोसाइडेज, फॉस्फोराइलेज एवं डीपीएन डीऑक्सी प्रोटीन न्यूक्लियस सिंथेसिस एंजाइम होते हैं। अब आता है न्यूक्लियोलर चक्र, न्यूक्लियोलर साइकिल। हमें पता है कि जो न्यूक्लियोलस जो होती है वो एक संगठित पिंड के रूप में होती है और उसमें कोई सततता, कोई कंटिन्यूटी नहीं पाई जाती है। जब माइटोसिस होता है तो उसके दौरान क्या होता है, इसमें साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। पहले क्या होता है कि ये प्रोफेज फर्स्ट के अंदर तो क्या होता है, ये डिसअपीयर हो जाती है और टीलोफेज के अंदर, प्रोफेज के अंदर तो डिसअपीयर हो जाती है और टीलोफेज में रीअपीयर हो जाती है। तो इस तरह से इसमें साइकिल देखने को मिलेगी। वापस प्रोफेज आएगा तब ये डिसअपीयर हो जाएगी और टीलोफेज आएगा तब रीअपीयर हो जाएगी। तो इस तरह के क्या होती है, साइकिल का फॉर्मेशन होता है। इस साइकिल का जो निर्माण है वो कब होता है? न्यूक्लियर क्रोमोसोम द्वारा होता है, न्यूक्लियर क्रोमोसोम के द्वारा होता है। अगर मैं बात करूं ह्यूमन की, तो ह्यूमन के अंदर 13, 14, 15, 21 और 22 वे जो गुणसूत्र होते हैं वो कैसे होते हैं? न्यूक्लियर क्रोमोसोम होते हैं। इन क्रोमोसोम के अंदर वो जो पार्ट, जो पोर्शन केंद्रिका के निर्माण के लिए एक्टिव होता है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन के नाम से जानते हैं। ये NOR में जो होता है उसमें 18S तथा 28 SrRNA के जीन प्रेजेंट होते हैं। नोर में 18 SrRNA और 28 SrRNA हेतु जो जीन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। चलिए नोट्स में देखते हैं। न्यूक्लियर चक्र, न्यूक्लियर साइकिल। न्यूक्लियोलस एक संगठित पिंड है जिसमें सततता नहीं पाई जाती है। सूत्री विभाजन के दौरान
इसमें अनेक चक्रीय परिवर्तन होते हैं। यह प्रोफेज प्राथमिकता के प्रारंभ में विलुप्त हो जाती है, जबकि टेलोफेज के अंत में पुनः प्रकट हो जाती है। इसका निर्माण न्यूक्लियर क्रोमोसोम द्वारा होता है। मनुष्य में 13, 14, 15, 21 तथा 22 में गुणसूत्र द्वारा न्यूक्लियस का निर्माण होता है। मतलब ये क्या कहलाता है? न्यूक्लियर क्रोमोसोम कहलाते हैं। गुणसूत्र का वह क्षेत्र जो केंद्रिका के निर्माण हेतु सक्रिय रहता है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर क्षेत्र कहलाता है। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन कहलाता है। NOR में 18 S तथा 28 S RNA हेतु जीन उपस्थित होते हैं। अब जो केंद्रिका होती है वो क्या क्या काम कर सकती है? तो फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, यह राइबोसोम की उत्पत्ति से संबंधित होती है। मेनली काम क्या होता है? राइबोसोम का फॉर्मेशन करना। यह सूत्री विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, माइटोसिस में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। जिस कोशिका में 2 न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं उसमें से यदि एक न्यूक्लियस को नष्ट कर दिया जाए तो विभाजन क्रिया रुक जाती है। एक को भी नष्ट कर दे, वो अगर सेल में प्रेजेंट है और एक को नष्ट कर देते हैं तो विभाजन जो होता है वो नहीं हो पाता, डिवीजन नहीं हो पाएगा, माइटोसिस नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं केंद्रक के कार्य। क्योंकि आज हमारा न्यूक्लियस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। न्यूक्लियस जो था वो लास्ट पार्ट था अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस का। तो यहाँ पर हम केंद्र के कार्य फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस क्या करता है? सबसे पहले तो वो क्या करता है? कोशिका पर नियंत्रण रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि ये सभी उपापचय जो मेटाबॉलिक जो क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित कर लेता है। उसके लिए इसके पास आवश्यक जो भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। केंद्रक द्वारा जो गुण होते हैं, जो जीन होते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं तथा विभिन्न लक्षणों का विकास जो होता है उसका नियंत्रण भी कौन करता है? केंद्रक ही करता है। तो केंद्रक के कार्य फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। केंद्र कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। यह कोशिका में होने वाली समस्त उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है, क्योंकि उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक एंजाइम का संश्लेषण गुणसूत्र में उपस्थित जीन के द्वारा होता है। केंद्रक द्वारा पैतृक कुख से संतति में संचारित होने वाले गुणों का नियंत्रण होता है। यह विभिन्न लक्षणों के विकास का नियंत्रण करता है। तो जो भी लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रकट होते हैं, वो जीनों की वजह से होते हैं और जीन जो होते हैं केंद्र के अंदर पाए जाते हैं और वहां से ही संचारित होते हैं। तो इन सब पे नियंत्रण कौन रखता है? न्यूक्लियस केंद्र ही करता है। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।